हेलो गाइस, वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेटल कास्टिंग के सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन आस्क्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम द मेटल कास्टिंग सब्जेक्ट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 50। 20 क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में डेप्थ में जानने वाले हैं कि उनकी थ्योरी क्या क्या है। So the question number 31 is now on your screen. So this is the question number 31. Which one of the following is the correct statement? Gate is provided in molds tube. जो आपका गेट होता है उसका फंक्शन पूछा गया है मोल्ड कैविटी में। तो मोल्ड्स में हम गेट क्यों प्रोवाइड करते हैं? आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज द फीड द कास्टिंग एट द कांस्टेंट रेट। क्यू की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए और आपका लिक्विड मेटल विल बी एंटर इनटू द मोल्ड कैविटी एट ए कांस्टेंट रेट। ऑप्शन बी गिव पैसेज टू द गैसेस, मतलब जो आपकी गैसेस एस्केप होती है, जब आपका लिक्विड मेटल कूल होता है तो गैसेस एस्केप होती है, तो उन गैसेस को एस्केप होने के लिए पैसेज देने के लिए। ऑप्शन सी आपका कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज व्हेन देयर विल बी ए decrease in the temperature of the liquid metal from the pouring temperature to the ambient temperature, there will be a shrinkage. In order to compensate this shrinkage, क्या हम गेट प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन डी अवॉइड कैविटीज, क्या कैविटीज को अवॉइड करने के लिए हम गेट प्रोवाइड करते हैं? तो जो आपके ऑप्शन बी है, सी है और जो डी है वो इनकरेक्ट है और जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है जिसमें आपका पूछा गया है फंक्शन ऑफ गेट, क्या पूछा गया है? फंक्शन ऑफ गेट। तो फंक्शन ऑफ गेट के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। गेट कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट और स्टेप गेट। टॉप गेट का यूज किया जाता है आपके किस मेटल के लिए? फेरस मेटल्स के लिए। क्यों? क्योंकि जब टॉप गेट से आपका लिक्विड मेटल कैविटी के अंदर एंटर होता है तो जो वेलोसिटी होती है लिक्विड मेटल की, इट विल बी वेरी हाई, and because of that there will be a splashing and the turbulence of the liquid metal. That's why we are using the ferrous metal for the top gating system. क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन होता है and these oxidation impurities from the ferrous metal can be removed from the riser. अगर हम बात करते हैं आपके कास्टिंग यील्ड की, चलो कास्टिंग यील्ड की हम बात नहीं करते हैं, मेटल की हम बात कर चुके हैं, यहीं पर हम पॉज लेते हैं। बॉटम गेट की अगर हम बात करते हैं तो बॉटम गेट विल बी यूज्ड फॉर द नॉन फेरस मेटल बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विच इज एंटरिंग इनटू द मोल्ड कैविटी थ्रू द बॉटम गेट विल बी वेरी लेस and the splashing and turbulence will be very less. That's why it is used for the non-ferrous metals. Okay, so after that parting line gate will be used for the, if the depth of the cavity will be more, we will use the parting line gate and we will provide the gate along the parting line. Now if the depth of cavity is very large, then we will use the step gates जिसमें आपके gate are provided in your steps form. तो ये होता है आपका गेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन बी की कि ऑप्शन बी इनकरेक्ट क्यों है, तो गिव पैसेज टू द गैसेज। अगर गैसेज को पैसेज देना है तो आपकी सैंड के पास अच्छी खासी परमेबिलिटी होनी चाहिए। द परमेबिलिटी ऑफ द सैंड शुड बी 60 to 120। ये परमेबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच इट विल अलाउ द गैसेज टू एस्केप। तो अंदर से जो गैसेज बाहर जाना चाहती है उसको बाहर जाने के लिए अगर मोल्डिंग सैंड अलाउ कर रही है तो हम कह सकते हैं उसके पास क्या है? सफिशिएंट परमेबिलिटी। Now I am asking to you that what is the permeability number? It is equals to VH divided by PAT, volume of the gas which is going to escape through a standard specimen. H is the height of the standard specimen divided by the pressure difference. It will be in the gram per centimeter square. A is the cross sectional area and T is the time in minutes. So with the help of this formula we will determine the value of the permeability number and this should in between the 60 to 120. Now come to the point C, compensate of the shrinkage. For the compensation of the shrinkage we are providing the riser and we are also providing the shrinkage allowance on the pattern with the help of the oversizing of the pattern. So option C will also not be correct. सो ऑप्शन डी इज द अवॉइड कैविटीज। तो कैविटीज को अवॉइड करने के लिए गेट का यूज नहीं किया जाता है। तो जो 31 का आंसर होगा वो ए क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया है। जो गेट होते हैं उनके बारे में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। आपकी जो परमेबिलिटी है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। हमने आपकी जो श्रिंकेज अलाउंस होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? कि 32 के लिए हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। 32 के लिए हमें क्या बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है।
तो 32 में क्या है, इन ए सेंट्रीफ्यूगल मेथड, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 32 का जो क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन में हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। इन ए सेंट्रीफ्यूगल मेथड नो कोर इज यूज्ड, कोर में बी मेड ऑफ एनी मेटल, core is made of sand, core is made of ferrous metal. So why we are using core? Core is used to produce the hollow castings. सेंट्रीफ्यूगल मेथड में हम कोर यूज में नहीं लेते हैं, तो आपका 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो कोर हम यूज में नहीं लेते हैं। क्लियर है। कोर का क्या फंक्शन होता है, कोर इज यूज टू प्रोड्यूस द होलो कास्टिंग, और ये कोर कहाँ लगा होता है, आपके मोल्ड कैविटी के अंदर लगा होता है। कोर को सपोर्ट करने के दो मेथड होते हैं, जिसमें पहले मेथड में हम यूज में लेते हैं चैपलेट्स। चैपलेट्स के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन आए थे। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है आपका कोर प्रिंट्स। कोर प्रिंट्स आपके पैटर्न पर ही बने होते हैं। These are the projections on the pattern which is used to produce the cavities. इनका यूज किया जाता है आपके मोल्ड कैविटी में एक रिसेस प्रोड्यूस करने के लिए, और उन रिसेस में आप कोर को क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। तो इफ वी टॉक अबाउट द कोर प्रिंट्स, सो दीज आर द प्रोजेक्शंस ऑन द पैटर्न विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द रिसेस इनसाइड द मोल्ड कैविटी इन विच कोर विल बी प्रॉपर्ली पोजिशनड। सो 32 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोर मेटेरियल की अगर हम बात करें तो कोर का मेटेरियल क्या होता है, मोल्डिंग सैंड प्लस बाइंडर्स होते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। So 33 question is on your screen now. Which of the following material are used in your shell molding process? So option A resin binders, option 2 statement 2 मेटल पैटर्न, ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट 3 है दीज आर द हीटिंग कोइल्स। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, तो 33 को क्वेश्चन को हमें ध्यान से करना है। अगर आपने इस शेल मोल्डिंग प्रोसेस को ध्यान से सुना होगा, ध्यान से उस प्रोसेस के बारे में आपको पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या यूज में होता है शेल मोल्डिंग प्रोसेस में, तो ठीक है, रेजिन बाइंडर यूज में लिए जाते हैं, बिल्कुल। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, दीज आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। मेटेलिक पैटर्न यूज में लिया जाता है, बिल्कुल। मेटेलिक पैटर्न हम इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस फिनिश ऑफ द ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय द सैंड मोल्डिंग प्रोसेस। तो सरफेस फिनिश में इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू यूजिंग ऑफ द मेटल पैटर्न। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है, दीज आर द हीटिंग कॉइल्स। क्या हम हीटिंग कॉइल्स का यूज करते हैं, बिल्कुल। हीटिंग कॉइल्स आर यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द पैटर्न। पैटर्न के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हम हीटिंग कॉइल का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 33 का, जल्दी से बताइए। 33 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा आपके डी। क्या हो जाएगा, डी। वेरी गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के रिस्पेक्ट में हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, और जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ के 34 का मुझे आप आंसर बताइए कि 34 का आंसर क्या होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, द पैटर्न और पैटर्न्स, द पैटर्न और पैटर्न्स, नंबर ऑफ पैटर्न्स में बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द पैटर्न असेंबली आर नॉट जॉइंड टू ए स्टाक और स्प्रू। तो इसने तो कहा तो जॉइंट ही नहीं करते हैं। ऑल्सो ऑफ ए वैक्स टू फॉर्म ए ट्री ऑफ द पैटर्न, मतलब वन स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। और अब हम आते हैं नीचे की, पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जब पहला ही इनकरेक्ट है तो ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन ए में भी 1 है, ऑप्शन बी में भी 1 है, ऑप्शन सी में 1 नहीं है, ऑप्शन डी में 1 है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 2 and 3 आर द करेक्ट। सो लेट्स रीड 2 and 3। The prepared modes are placed in an oven and heated gently to dry off the invest। मतलब जो शेल बनती है उसे हम इन्वेस्ट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो शेल बनती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कहते हैं। और उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं जेंटली एंड मेल्ट आउट द बल्क ऑफ द वैक्स। हम वैक्स को क्या कर रहे हैं, बल्क आउट कर रहे हैं। वैक्स को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। और वैक्स को बाहर निकालने से हमें क्या मिलने वाला है, वैक्स को बाहर निकालने से हमें मिलने वाला है एक मोल्ड कैविटी, और उस मोल्ड कैविटी में हम प्रोड्यूस करने वाले हैं अपनी कास्टिंग। उस कैविटी में हम क्या डालेंगे, उस कैविटी में हम डालने वाले हैं लिक्विड मेटल। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड क्या है, देखिए थर्ड होगा आपका
थर्ड होगा आपका द मोल्ड्स आर यूजुअली पोर्ड बाय प्लेसिंग द मोल्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर। तो मतलब वैक्यूम चैम्बर का तो हाँ बिल्कुल यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ द यूजिंग ऑफ द वैक्यूम चैम्बर, यूजिंग करने से क्या होने वाला है, आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होने वाली है, सो द process cost will be very high. But third statement is also correct, so the 2 and 3 are the correct, so the correct answer of the 34th question will be C. So come to the next question, question number 35. तो क्वेश्चन नंबर हमें 35 को ध्यान से पढ़ना है। मैच लिस्ट 1 कास्टिंग प्रोसेस एंड लिस्ट 2 प्रिंसिपल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो द लिस्ट। सो ऑप्शन ए इज स्टेटमेंट ए, लिस्ट 1 में जो आपका स्टेटमेंट ए दे रखा है दैट इज डाई कास्टिंग, बी दे रखा है आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सी दे रखा है आपको शेल मोल्डिंग एंड डी दे रखा है आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो 35 क्वेश्चन के लिए पहले आप ए बी सी डी लिख लीजिए। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35, ए बी सी डी। ए है आपका डाई कास्टिंग। तो डाई कास्टिंग में क्या होता है देखिए, अब लिस्ट 2 में जाइए और उसमें पढ़िए। और लिस्ट 2 क्या है आपकी, द मेटल सॉलिडिफाइज इन ए रोटेटिंग मोल्ड। आपके रोटेटिंग मोल्ड में मेटल सॉलिडिफाई होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 क्या है, द पैटर्न क्लस्टर इज रिपीटेडली डिप्ड इनटू ए सिरेमिक स्लरी एंड डस्टेड विद रिफैक्ट्री, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड बाय प्रेशर इनटू ए मेटेलिक मोल्ड, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ए का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं कि किस ऑप्शन में ए का 3 है। तो आपके पास यहाँ पर बी एंड डी ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें ए के क्या है, 3 है, जिसमें ए के क्या है, 3 है। नाउ कम टू द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होती है, डी ऑप्शन में आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या है, द मेटल सॉलिडिफाई इन ए रोटेटिंग मोल्ड। तो आपके डी का क्या हो जाएगा, 1। सो नाउ लेट्स सी ए ऑप्शन जिसमें ए का 3 होना चाहिए और डी का 1 होना चाहिए। तो ए का 3 और डी का 1, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा। और जो बी होगा उसमें क्या क्या अदर ऑप्शंस आर गिवन, other options are like that 3 4 2 1, so the other option are 3 4 2 1। तो B क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसका देखिए आप 4th, आफ्टर कूलिंग द इन्वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द कास्टिंग बाय प्रेशर जेटलिंग एंड अ वाइब्रेटरी क्लीनिंग। मतलब जब आपका मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं ना, इन ऑर्डर टू ब्रेक द शेल। तो वो प्रोसेस इसमें बता रखा है। शेल मोल्डिंग, सी का इसने क्या दे रखा है, 2, द पैटर्न क्लस्टर इज रिपीटेडली डिप्ड इन ए सिरेमिक स्लरी एंड डस्टेड विद रिफैक्ट्री वॉल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सिरेमिक सेल। तो इसमें शेल को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो जो आपका 35 होगा इसका आंसर हो जाएगा आपके बी। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है देखिए, 36 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बॉटम गेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। बॉटम गेटिंग सिस्टम इज समटाइम्स प्रेफर्ड इन कास्टिंग बिकॉज, बॉटम गेटिंग सिस्टम हम क्यों प्रेफर करते हैं इसका ये पूछा जा रहा है। तो 36 का बताइए क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ 36 क्वेश्चन। बॉटम गेटिंग सिस्टम हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जल्दी से बताइए। बॉटम गेटिंग सिस्टम इज समटाइम्स प्रेफर्ड इन कास्टिंग बिकॉज, क्यों प्रोवाइड करते हैं, इट एनेबल्स रैपिड फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी, it is easier to provide in the mold, it provides cleaner metal, it reduces the splashing and the turbulence of the liquid metal। so जो आपका 36 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये हम अभी डिस्कस किए थे जब हमने गेटिंग सिस्टम को पढ़ा था, टॉप गेटिंग वगैरह मैंने आपको बताया था, टॉप गेटिंग, बॉटम गेटिंग, पार्टिंग लाइन गेटिंग और स्टेप गेटिंग। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बॉटम गेटिंग सिस्टम की बात की थी कि इसमें जो लिक्विड मेटल एंटर करता है आपकी मोल्ड कैविटी में उसकी वेलोसिटी कम होती है, स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस क्या होता है, कम होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 क्वेश्चन क्या है देखिए, 37 क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। द पैटर्न एडॉप्टेड फॉर दूज कास्टिंग्स वेयर देयर आर सम पोर्शंस which are structurally weak and are likely to break by the force of the ramming are called। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया आपके पैटर्न के बेसिस पर, एक क्वेश्चन आया अभी आपको पैटर्न के ऊपर। हमने टाइप्स ऑफ पैटर्न पढ़े थे, तो अब आपको पैटर्न पर भी क्वेश्चन आने लगे हैं। किस पर क्वेश्चन आने लगे हैं, पैटर्न पर भी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 37। 37 का आंसर क्या होगा मुझे आप जल्दी से बताइए, 37 का आंसर क्या होगा। The pattern adopted for those castings where there are some portion which are structurally weak and are likely to break by the force of the ramming. These are the pattern are known as a follow board pattern। तो 37 का आपके क्या आंसर हो जाएगा, 37 का आपके आंसर हो जाएगा बी। We are using the follow board pattern। किसको यूज करते हैं हम,
फॉलो बोर्ड पैटर्न को यूज करते हैं इफ द पैटर्न आर स्ट्रक्चरली वीक। अगर हम बात करते हैं पैटर्न की, तो पैटर्न क्या होता है? पैटर्न इज द रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल कास्टिंग विच वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस विद सम मॉडिफिकेशंस एंड दीज मॉडिफिकेशन आर इन द फॉर्म ऑफ द अलाउंसेस। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ द पैटर्न, बिकॉज यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैटर्न की बात हो रही है। तो जो सबसे पहला टाइप होता है आपके पैटर्न का, वो होता है सिंपल पैटर्न। सिंपल पैटर्न होता है, सिंगल पीस पैटर्न होता है। जब आपकी कास्टिंग बिल्कुल सिंपल शेप की हो, कैसे शेप की हो? सिंपल शेप की हो और एक सरफेस है वो फ्लैट सरफेस हो, तो हम यूज में ले सकते हैं सिंपल और सिंगल पीस पैटर्न। जब आपकी कास्टिंग कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम उस कंडीशन में पैटर्न को स्प्लिट कर देते हैं इनटू द नंबर ऑफ द पीसेस अलोंग द पार्टिंग लाइन, and these split pieces can be removed from the cop box and the drag box separately। तो जब कॉम्प्लेक्स होगा तो उस कंडीशन में हम पैटर्न को स्प्लिट कर देंगे। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपकी स्फेरिकल कास्टिंग की, तो स्फेरिकल कास्टिंग में हम क्या करते हैं? हेमिस्फेयर बना देते हैं। तो ऊपर वाला अलग हेमिस्फेयर हम बनाते हैं, नीचे वाला हम अलग हेमिस्फेयर बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद का जो आपके पैटर्न आता है, उसके बाद आता है आपके लूज पीस पैटर्न। कैसा पैटर्न आता है? लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न हम कहाँ यूज में लेते हैं? लूज पीस पैटर्न हम वहाँ यूज में लेते हैं जहाँ पर आपकी कास्टिंग्स के अंदर कुछ प्रोजेक्शंस हो या फिर अंडरकट्स हो, तो उस कंडीशन में हम लूज पीस पैटर्न यूज में लेते हैं। आफ्टर रिमूविंग द मेन पैटर्न, हम लूज पीसेस को जो कैविटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ द मेन पैटर्न, वहां से हम रिमूव कर देते हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था गेटेड पैटर्न। अगर आप सिंपल शेप के ऑब्जेक्ट को मास प्रोडक्शन करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, लेकिन अगर हम एक एक प्रोडक्ट के लिए गेटिंग एलिमेंट्स बनाएंगे मैनुअली तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। देन व्हाट विल वी डू? वी विल प्रोवाइड द नंबर ऑफ पैटर्न्स अलोंग द सेम गेटिंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम, सो द प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? उस पैटर्न को यूज में ले सकते हो। उसके बाद क्या आता है? आपका मैच प्लेट पैटर्न आता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट को, जो आपका गेटेड पैटर्न था वो तो सिंपल के लिए था, लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट की, तो कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट का मास प्रोडक्शन करना है तो हम मैच प्लेट पैटर्न यूज में लेते हैं। मैच प्लेट पैटर्न के बाद आप पढ़ते हो स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न इज यूज टू प्रोड्यूस द 3D ऑब्जेक्ट्स। ये जो आपका स्वीप पैटर्न होता है ये 2D पैटर्न होता है, और 2D पैटर्न की हेल्प से हम 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे हम बेल बना सकते हैं, हम सिलेंडर्स बना सकते हैं, हम कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस हम होलो ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं बाय यूजिंग द कोर, और कोर को सपोर्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द चैपलेट्स। लास्ट टाइप का जो आपका पैटर्न होता है ये होता है आपका फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न का हम यूज वहां करते हैं जहां आपका पैटर्न स्ट्रक्चरली वीक है, और वहां पर अगर हम ज्यादा रैमिंग फोर्स लगाएंगे तो आपका पैटर्न क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये दिखाई कैसे देता है ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। कैसा भी हो सकता है। ये जो नीचे होता है ये होता है आपका फॉलो बोर्ड। ये क्या होता है? फॉलो बोर्ड। और ये जो होता है ये होता है आपका पैटर्न। ये क्या होता है? पैटर्न। ऊपर होती है आपकी मोल्डिंग सैंड। तो जब हम मोल्डिंग सैंड पर रैमिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो आपका पैटर्न होता है ये टूट सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 37। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Question number 38 is now on your screen. Which of the following casting process does not require central coil for producing pipe? तो पाइप को प्रोड्यूस करना है। पाइप एक आपकी होलो ऑब्जेक्ट है, तो हमें एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें हम विदाउट यूजिंग द सेंट्रल कोर हम होलो पाइप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? होलो पाइप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 38। ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें हमें बताना है, हमें यूज करना है ऐसा प्रोसेस, हमें एक ऐसा प्रोसेस यूज में लेना है जिसमें कोर नहीं हो, कोर का यूज ना हो, और विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द होलो पाइप्स। होलो पाइप्स को हम प्रोड्यूस करें। तो इसका आंसर सबका आ चुका होगा। बताइए इसका आंसर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। सैंड कास्टिंग प्रोसेस में भी कोर चाहिए, डाई कास्टिंग प्रोसेस में भी कोर चाहिए। एक हमने वीडियो देखा था जिसमें डाई कास्टिंग प्रोसेस में हम कोर का यूज कर रहे थे। तो थर्ड हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। 38 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस में विदाउट यूजिंग द कोर वी कैन प्रोड्यूस द होलो ऑब्जेक्ट। हम क्या कर सकते हैं? होलो ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। आई होप 80% से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके 40% भी सॉल्व हो रहे हैं
तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन अच्छी बात है। लेकिन 40% से कम हो रहे हैं तो प्लीज़ आप रिवाइज कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम में हो सकता है क्वेश्चन कम सोल्व हो रहे हो, और नेक्स्ट टाइम में जब आप इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इनके आंसर तक आपको याद हो जाएंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 39 ऑन योर स्क्रीन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये गलत हो गया ना किसी का तो देखना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बोनियस मटेरियल स्प्रिंकल्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड। बताइए, जो हम कोल्ड डस्ट यूज में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द कार्बोनियस मटेरियल, स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बोनियस मटेरियल स्प्रिंकल्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी इज नोन एज ए फेसिंग सैंड। तो आपका 39 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 39 जो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज द फेसिंग सैंड। विथ सैंड, फेसिंग सैंड। और एज ए फेसिंग सैंड हम किसको यूज में लेते हैं? एज ए फेसिंग सैंड हम यूज में लेते हैं कोल्ड डस्ट को। किसको यूज में लेते हैं? कोल्ड डस्ट को। तो जब हम इसको यूज में लेंगे तो जो आपकी सरफेस फिनिश है, आपके ऑब्जेक्ट की सरफेस फिनिश क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस फिनिश विल बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग द कोल्ड डस्ट एज ए फेसिंग सैंड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। इट्स ऑन योर स्क्रीन नाउ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस इज बेस्ट सुटेड टू मेक बिगर साइज होलो सिमेट्रिकल पाइप्स। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस द बिगर साइज ऑफ द होलो सिमेट्रिकल पाइप्स। तो बताइए, डाई कास्टिंग बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन सी शेल मोल्डिंग प्रोसेस नहीं, ऑप्शन डी दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो आपका 40 का भी आंसर क्या हो जाएगा? 40 का भी आपके आंसर हो जाएगा डी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के देखिए कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन बन रहे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 41। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 41 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अगेन क्वेश्चन ऑन द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो जल्दी से बताइए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी जो ग्रेन्स होती है वो कैसी होती है? फाइन ग्रेन्स होती है, और जो उसकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 41 का सी। So the answer of the 41 will be C। 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा। फाइन ग्रेन साइज एंड द हाईली डेंस स्ट्रक्चर विल बी प्रोड्यूस्ड। एंड इन द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सिस ऑफ द मोल्ड एंड द एक्सिस ऑफ द रोटेशन विल बी कोइंसाइड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन क्या है देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर है। Consider the following statements. The actual entry point through which the molten metal enters the mold cavity is called the ingate. Second statement is given that the bottom gate in case of the mold creates unfavorable temperature gradient. Third one is the sprue in case of a mold is made tapered to avoid air inclusion. तो air inclusion मतलब ये क्या होता है आपका? air aspiration effect। उसका मतलब क्या होता है आपका? air aspiration effect। तो ये जो आपका 42 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपके तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो जो आपका 42 क्वेश्चन है इसमें आपका 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है। तो इसमें डायरेक्टली डेफिनेशन दे रखी है इनगेट की। इनगेट क्या होता है? इट इज द एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ द मोल्टन लिक्विड मेटल। तो यहाँ पर गेट या फिर इनगेट, इसकी क्या दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है, और ये जो डेफिनेशन है ये क्या है? करेक्ट है। फिर सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है? बॉटम गेट इन केस ऑफ ए मोल्ड क्रिएट्स अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका ये फेवरेबल और दूसरा होता है आपका अनफेवरेबल। तो फेवरेबल मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपके लिक्विड मेटल का लेवल राइज करता है तो लिक्विड मेटल के लेवल का टेम्परेचर क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। तो वो हो जाएगा आपका फेवरेबल। और जो आपका अनफेवरेबल होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे जैसे आपका लिक्विड मेटल राइज करेगा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा इट विल बी नेगेटिव। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव। तो इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं? अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट कह रहे हैं।
अगर हम बात करते हैं फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट की, तो ये जो फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है ये हमें बताइए किस गेट में मिलता है? ये हमें मिलता है टॉप गेट में। किस में मिलता है? टॉप गेट में। अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, ये हमें मिलता है बॉटम गेट में। किस में मिलता है? बॉटम गेट में। और आपके क्वेश्चन में यही लिखा है कि जो आपका अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये हमें किस में मिल रहा है? बॉटम गेट में मिल रहा है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, स्प्रू इन ए केस ऑफ ए मोल्ड, तो ये आपके एयर एस्पायरेशन इफेक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। तो एयर एस्पायरेशन इफेक्ट में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर आपके जो कैविटी है उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण कास्टिंग डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो दिस एयर एस्पायरेशन इफेक्ट, इसको मिनिमाइज करने के लिए जो स्प्रू होता है उसकी आइडियल शेप क्या होनी चाहिए? जल्दी से बताइए। स्प्रू की जो आइडियल शेप होती है वो होगी आपकी पैराबोलिक। कैसे होगी? पैराबोलिक होगी। पैराबोलिक। बट पैराबोलिक को कंस्ट्रक्ट करना इजी नहीं है। फॉर द ईज ऑफ द कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं? स्प्रू की प्रैक्टिकल शेप को एज्यूम कर लेते हैं टेपर्ड। तो हम बात करें प्रैक्टिकल शेप की, तो प्रैक्टिकल कैसा होता है? प्रैक्टिकल होता है आपका टेपर्ड। कैसा होता है? टेपर्ड होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी सही गिवन है कि जो स्प्रू होता है आपके मोल्ड के केस में इज मेड टेपर्ड टू अवॉइड एयर इंक्लूजन। तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, लेकिन 42 में एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 1, 2, 3 ऑल आर द करेक्ट। तो पहले में ओनली 1, बी में 1 एंड 2, सी में 2 एंड 3, डी में 1 एंड 3। तो ESE ने 2009 में एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू यू आप उस ऑप्शन को क्या कीजिए? चूज कीजिए। तो आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ये तीनों ही क्या है? करेक्ट है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकते हैं कि आपके ऑप्शन में उसका आंसर ही नहीं है, तो वहां पर घबराना नहीं है। हमें उसको अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग क्या कर लेना है? अप्रोप्रिएट आंसर को सिलेक्ट कर लेना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। अगर क्वेश्चन में आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल रहा है, अगर करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यू आपको अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू यू वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी एक ऑप्शन को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 1, 2, 3 मिले। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू एक्सेप्ट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 1 ओनली है तो वो आप मत चूज कीजिएगा। तो आप बी, सी, डी में से किसी को भी आप चूज कीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर अब आपकी क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आने वाली है। तो 43 क्वेश्चन क्या है देखिए। 43 क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। कंसिडर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ शेल मोल्ड कास्टिंग। तो जो आपकी शेल मोल्डिंग कास्टिंग होती है, इसके जो एडवांटेज है उनको हमें कंसीडर करना है, जो कि 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स में दे रखे हैं। और हमें बताना है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कीप इन माइंड ये किसके एडवांटेज पूछ रहा है? ये एडवांटेज पूछ रहा है आपके शेल मोल्डिंग प्रोसेस के। किसके पूछ रहा है? शेल मोल्डिंग प्रोसेस के पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा। ऑप्शंस क्या क्या है आपके? क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस, तो सेकंड वाला है आपका गुड सरफेस फिनिश, थर्ड है आपका लो कॉस्ट, 4 है आपका इजियर। तो देखिए जो आपका शेल मोल्डिंग प्रोसेस होता है, यहां पर हम यूज में ले रहे हैं शेल मोल्डिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? शेल मोल्डिंग प्रोसेस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछ रहा है आपको शेल मोल्डिंग प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। हमने क्लास में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपके डिफरेंट जो आपके कास्टिंग प्रोसेस होंगे उनके क्या एडवांटेज होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे। तो यहाँ पर हमें हमारा कॉमन सेंस यूज में लेना है। तो देखिए 43 में हमें देखना है एक ऐसा ऑप्शन कि जिसमें मिल रहे हो एडवांटेज। तो क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस है वो करेक्ट है। दूसरा गुड सरफेस फिनिश बिकॉज वी आर यूजिंग द मेटेलिक पैटर्न। थर्ड है लो कॉस्ट, तो लो कॉस्ट नहीं हो सकती बिकॉज वी आर यूजिंग द रेजिन बाइंडर्स। तो जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, सो इट इज ए हाई कॉस्ट ऑपरेशन। तो जब ये हाई कॉस्ट ऑपरेशन है तो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ऐसे ऑप्शन हमें लेने हैं जिसमें थर्ड ही ना हो।
तो ए ऑप्शन में थर्ड है, बी ऑप्शन में 2, 3 एंड 4, सी ऑप्शन में 1, 2 एंड 4, डी ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो 43 का आपके आंसर होने वाला है सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो शेल मोल्डिंग प्रोसेस होता है इसमें हम यूज में लेते हैं रेजिन बाइंडर्स, जिसके कारण इसकी जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मेटेलिक पैटर्न हम यूज में लेते हैं जिसके कारण उसकी कॉस्ट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई इट विल ए डिसएडवांटेज फॉर द शेल मोल्डिंग कास्टिंग प्रोसेस। तो ये आपका एडवांटेज नहीं है, तो थर्ड को क्या कर दीजिए, आप एलिमिनेट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। So 44 again, assertion and reason। ये क्वेश्चन है आपका, इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन पार्ट्स सच एज टर्बाइन ब्लेड्स, सीविंग मशीन एटसेट्रा। तो assertion करेक्ट है। रीजन इज गिवन दैट द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हैव ए गुड सरफेस फिनिश एंड आर एग्जैक्ट रिप्रोडक्शंस ऑफ मास्टर पैटर्न। तो आपका रीजन भी करेक्ट है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए 44 का आंसर क्या होने वाला है। 44 का आंसर क्या होगा आपका? इसमें असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। तो 44 का आंसर बताइए जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 44, जो कि आपका असर्शन एंड रीजन इसका क्वेश्चन है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। अब हमें देखना है कि जो रीजन में दे रखा है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो पढ़ते हैं। द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन पार्ट्स सच एज टर्बाइन ब्लेड्स, सीविंग मशीन एटसेट्रा बिकॉज the investment casting have a good surface finish and are exact reproductions of the master pattern। तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका 44 का आपके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आंसर ऑफ द 44 क्वेश्चन विल बी ए। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस का हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस चाहिए, जहां हम जो पैटर्न प्रोवाइड करें एग्जैक्टली उसी पैटर्न का आपको प्रोडक्ट मिल जाए। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स, क्योंकि जो आपकी टर्बाइन ब्लेड्स होती है वो आपकी एक सिंगल क्रिस्टल एलिमेंट होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, इंटरनल डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिफेक्ट फ्री ऑब्जेक्ट्स वी आर यूजिंग द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। साथ ही साथ टर्बाइन ब्लेड के साथ हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स। ये जी हाँ, मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्या है, कास्टिंग्स की एप्लीकेशन है। उसके बाद जो आपका कास्टिंग का जो ये प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इस प्रोसेस को हम कैरिड आउट करते हैं वैक्यूम चैम्बर में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिफेक्ट फ्री कास्टिंग। गैस डिफेक्ट को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई जो आपका रीजन दे रहा है ये कह रहा है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो सरफेस फिनिश होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि जो आपका लिक्विड मेटल होता है इट विल बी इन कांटेक्ट विद द सिरेमिक सेल, और ये जो सिरेमिक सेल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, जिसके कारण जो सरफेस फिनिश होती है एज कंपेयर टू द सैंड मोल्डिंग प्रोसेस वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा ए। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। काफी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीजिंग टाइम वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग एंड इट्स सरफेस एरिया ए अकॉर्डिंग टू द पोरेनोज रूल। तो ये क्या होता है, देखिए जो आपका 45 नंबर क्वेश्चन है काफी इजी है। 45 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम है। सो दिस इज योर सॉलिडिफिकेशन टाइम। आपका जो वॉल्यूम है और आपका जो सरफेस एरिया है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। सो वी नो दैट दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम एंड दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एरिया। So I can say that this solidification time is directly proportional to the reciprocal of the square of the area. So this whole will be termed as it will be directly proportional to the ratio of V by A square. So this TS is equals to V by A square. तो आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा आपके V by A square। तो आपका आंसर आ जाएगा 45 का D। 45 का आंसर क्या आ जाएगा आपके, डी आ जाएगा। तो जब मैं यहां से आपकी ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो यहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो दिस टी एस विल बी इक्वल्स टू के
v बाई ए स्क्वायर। ये k क्या होता है आपका, ये k होता है आपका सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। k की यूनिट क्या होती है, k की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट क्या होगी, देखो सेकंड, और इस v बाई ए की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, तो सेकंड पर मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ द k। और ये जो k होता है किसका फंक्शन होता है, दिस k इज द फंक्शन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 45। क्या इफेक्ट होता है थर्मल कंडक्टिविटी का, स्पेसिफिक हीट का, अल्फा का, वो भी आपको क्या रखना है, साथ ही साथ याद रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। तो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आने वाला है 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसमें भी आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ऑप्शंस ना देखिए, क्योंकि जैसे ही आपने डायरेक्ट ऑप्शन देखा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप प्रॉमिस कीजिए आप डायरेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी बिल्कुल नहीं देखेंगे, स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो क्या है, पहला स्टेटमेंट है हॉट चेंबर जो मशीन है, विच मीन्स हॉट चेंबर डाई कास्टिंग जो मशीन है, इट इज यूज्ड फॉर द कास्टिंग ऑफ जिन, टिन एंड अदर लो मेल्टिंग अलॉयज। तो बिल्कुल सही है। 40 क्वेश्चन का जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, कोल्ड चेंबर मशीन इज यूज्ड फॉर डाई कास्टिंग ऑफ फेरस एलॉयज। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रैपिड कूलिंग इन डाई कास्टिंग प्रोड्यूसेस हाई स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी इन मैनी एलॉयज। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड आप सोचिए करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, एप्लीकेशन मैंने लिखाया था। थर्ड बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। थर्ड तो करेक्ट है क्योंकि रैपिड कूलिंग होती है जिसके कारण जो आपकी कास्टिंग प्रोड्यूस होगी उसकी जो ग्रेन्स होगी वो फाइन ग्रेन्स होगी, और फाइन ग्रेन्स होने के कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। सेकंड आप मुझे बताइए कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 46। 46 का क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से बताइए। जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है इट इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट है 46 में, सेकंड स्टेटमेंट, उसको ध्यान से पढ़िए। कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर डाई कास्टिंग ऑफ फेरस एलॉयज, बट ये मैंने आपको बताया है दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द नॉन फेरस एलॉयज। नॉन फेरस मेटल्स के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। 1 and 3 आर द करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 46 विल बी डी। तो 46 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विच मीन्स 1 and 3 आर करेक्ट। तो ये करेक्ट का पूछ रहा है, इनकरेक्ट का पूछता तो क्या आंसर होता, इनकरेक्ट का पूछता तो आपका आंसर होता सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि करेक्ट का पूछ रहा है या इनकरेक्ट का पूछ रहा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 47। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 47 ऑन योर स्क्रीन नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ द डाई कास्टिंग ओवर सैंड कास्टिंग। डाई कास्टिंग प्रोसेस के हमें एडवांटेज बताने एज कंपेयर टू द सैंड कास्टिंग प्रोसेस। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 47। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर क्या है, देखिए रैपिडिटी ऑफ द प्रोसेस विच मीन्स प्रोडक्शन टाइम विल बी लेस। क्या है, प्रोडक्शन टाइम क्या है, लेस है। और अगर प्रोडक्शन टाइम कम है तो जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी कह सकते हो या फिर आप रेट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो। सो द रेट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हाई, रेट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हाई। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 47th नंबर क्वेश्चन में वो करेक्ट है। सेकंड देखिए स्मूथ सरफेस फिनिश, बिल्कुल स्मूथ सरफेस फिनिश ही तो होती है क्योंकि आपका लिक्विड मेटल किसके कांटेक्ट में होता है, मेटेलिक आपके मोल्ड के। आपका जो लिक्विड मेटल होगा वो कांटेक्ट में होगा मेटेलिक मोल्ड के। तो मेटेलिक मोल्ड में कांटेक्ट होने के कारण जो सरफेस फिनिश होगी आपके ऑब्जेक्ट की वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट है, दैट इज सरफेस फिनिश। तो जो आपकी सरफेस फिनिश है एज कंपेयर टू सैंड मोल्डिंग प्रोसेस वो अच्छी है। सो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग डेंस मेटल स्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग डेंस मेटल स्ट्रक्चर क्यों होता है, बिकॉज वी आर सॉलिडिफाइंग द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लंजर, दैट्स व्हाई द डेंस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट विल बी प्रोड्यूस, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी मोर। तो जो थर्ड है वो भी क्या है आपका, करेक्ट है। थर्ड भी क्या है आपका, करेक्ट। तो तीनों ही करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का, इसका आंसर हो जाएगा आपके ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग स्टेप्स। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं उनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, जल्दी से बताइए।
क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी से बताइए 48 का आंसर क्या होगा। 48 का आंसर क्या होगा? जो स्टूडेंट्स होंगे वो ए और सी में कंफ्यूज होंगे। किस में कंफ्यूज होंगे? ए और सी में। तो आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न को स्लरी में डिप करते हैं। स्लरी में डिप करने के बाद हम उस पर क्या करते हैं, फाइन जो सिरेमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका स्प्रे करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टको कोटिंग। उसके बाद हम पैटर्न को मेल्ट आउट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, लिक्विड मेटल डालते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं और शेक आउट करते हैं, मतलब उसको हम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जो 48 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लरी कोटिंग। तो आप लिख लीजिए, याद भी होगा आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लरी कोटिंग करते हैं। स्लरी कोटिंग के बाद हम क्या करते हैं, स्टको कोटिंग करते हैं। तो बिल्कुल सी में भी यही लिखा है, स्टको कोटिंग करते हैं। स्टको कोटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, पैटर्न मेल्ट आउट। तो जो आपका वैक्स मटेरियल का जो पैटर्न बढ़ता है उसको हम मेल्ट आउट करते हैं। तो मेल्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी द पैटर्न मेल्ट आउट। पैटर्न मेल्ट आउट करने के बाद आपको एक कैविटी मिलती है और उस कैविटी में आप क्या करते हो, उस कैविटी में आप पोर करते हो लिक्विड मेटल। क्या पोर करते हो, लिक्विड मेटल। एंड आफ्टर वी विल अलाउड इट टू सॉलिडिफाई। और सॉलिडिफाई होने के बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द शेकिंग फोर्स। तो आपका क्या हो जाएगा, शेक आउट। तो चौथा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, शेक आउट। ऐसा क्वेश्चन है, इजी इजी। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 49. 49 number question is on your screen now. देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मेथड्स ऑफ कास्टिंग फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्नामेंटल पीसेस आर। ऑर्नामेंटल जो पीसेस होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो मेथड यूज में लिया जाता है वो कौन कौन सा है? पहला है स्लश एंड ग्रेविटी कास्टिंग, दूसरा है प्रेस्ड एंड स्लश कास्टिंग, तीसरा है ग्रेविटी एंड सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज योर सेमी परमानेंट मोल्ड एंड प्रेस्ड कास्टिंग। तो 49 का आंसर बताइए क्या होगा। 49 पर स्टार मार्क कर दीजिएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका 49 जो होगा वो होगा आपका प्रेस्ड एंड स्लश कास्टिंग। तो जो आपका 49 आंसर है वो क्या हो जाएगा, 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज प्रेस्ड एंड स्लश कास्टिंग। प्रेस्ड एंड स्लश कास्टिंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 49 का बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 50. 50 नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। और ये क्वेश्चन क्या है देखिए, इन लाइट मेटल कास्टिंग रनर शुड बी डिजाइन सच दैट। मतलब रनर को किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। पहला है इट अवॉइड्स द एयर एस्पिरेशन, दूसरा है इट अवॉइड्स द टर्बुलेंस और तीसरा है द पाथ ऑफ द रनर इज रिड्यूस्ड इन एरिया सो दैट अनइक्वल वॉल्यूम ऑफ द फ्लो थ्रू ईच गेट टेक्स प्लेस। तो आप इसमें देखिए जो आपका फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है, इन तीनों में से करेक्ट कौन सा है कि हम रनर को किस बेसिस पे डिजाइन करते हैं। रनर को हम किस बेसिस पे डिजाइन करते हैं। 50 का आंसर बताइए क्या होगा। 50 का आंसर बताइए, क्या मैंने रनर को वेरी क्रॉस सेक्शन का बनाया था? क्या रनर का एरिया चेंज हो रहा था क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो जो आपका 50 है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जो 50 है इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट अवॉइड्स क्या अवॉइड्स करता है, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। इट अवॉइड्स एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। साथ ही साथ इसमें हमारा टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग नहीं होना चाहिए। टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग ऑफ लिक्विड मेटल शुड नॉट बी देयर। तो ये हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है। इन लाइट मेटल कास्टिंग रनर शुड बी सो डिजाइन्ड सच दैट इट अवॉइड द एयर एस्पिरेशन इफेक्ट एंड इट अवॉइड्स द टर्बुलेंस। तो यहां पर आपके 50 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजाइन ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स। उस क्वेश्चन को आप जाके नोट्स में पढ़िएगा, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।